नमस्ते। हम मनोविज्ञान एवं जीवन अध्याय के दूसरे भाग को लेकर प्रस्तुत हैं। इसमें आज हम चर्चा करेंगे पर्यावरण के कुछ अन्य तत्वों के बारे में, जैसे प्रदूषण, भीड़, जो प्राकृतिक विपदाएं आती हैं उन विपदाओं का क्या असर पड़ता है। इन सभी चीजों पर हम एक चर्चा करेंगे। तो मैं बस 10 सेकंड लूंगी आपका, क्योंकि इसे एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगता है और आपको सुविधा होगी इस तरह से देखने में। हम आते हैं अपने मुद्दे की बात पर कि पर्यावरण पर मानव प्रभाव किस तरह से पड़ता है। मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और अन्य उद्देश्यों से भी प्राकृतिक पर्यावरण के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। निर्मित पर्यावरण के सारे उदाहरण पर्यावरण के ऊपर मानव प्रभाव को अभिव्यक्त करते हैं। इससे पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। अंततः स्वयं उन्हें भी अनेकानेक प्रकार से क्षति पहुंचा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि किन किन चीजों का असर पर्यावरण पर और उसका मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक उसमें है शोर। कोई भी ध्वनि जो खीज या चिड़चिड़ाहट उत्पन्न करे और अप्रिय हो, उसे शोर कहते हैं। दीर्घकालीन शोर कष्टप्रद, अप्रीतिकर भाव दशा उत्पन्न करता है। सुनने की क्षमता में कमी, एकाग्रता में कमी, मानसिक क्रियाओं पर निषेधात्मक प्रभाव शोर से पड़ता है। कार्य निष्पादन पर शोर की तीव्रता, भविष्य कथनीयता एवं नियंत्रण की विशेषता का प्रभाव भी पड़ता है। देखिए कि मनुष्य की एक सीमा, शोर को सुनने की सीमा है, बर्दाश्त करने की सीमा है। तो आपने देखा होगा कि सरकार ने ये गाइडलाइंस जारी की है कि 10 बजे के बाद कहीं भी लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे। तो अब इस व्यक्ति के कानों तक ये ट्रेन की आवाज पहुंच रही है, तो इसके सुनने की क्षमता से ये बाहर की चीज है और इसे बेहद खींच उत्पन्न हो रही है। देखिए, शोर एक चिड़िया है। मान लेते हैं कि यह कोयल है। तो यह जब बोलती है तो इतने मीठे स्वर में बोलती है कि स्वर की ध्वनि की जो आवृत्ति होती है वो इस तरह से, यानी कि इसका उतार और चढ़ाव कम होता है और यह सुनने में प्रिय लगती है। अब ये जो है ये चीख रही, तो इसकी देखिए कि ध्वनि का उतार चढ़ाव कितना ज्यादा है। ये कान के पर्दों पर असर डालता है, जिससे कान के पर्दे फट सकते हैं और मनुष्य हमेशा के लिए बहरा हो सकता है। एक फिल्म भी आई थी शोर, जिसमें कि कारखाने में काम करते करते व्यक्ति की सुनने की क्षमता समाप्त हो जाती है। यहाँ भी देखिए कि ये एक मानव के कान की सुनने की क्षमता ज्यादा से ज्यादा 70 डेसिबल तक ही वह बर्दाश्त कर पाता है, और अगर इससे ज्यादा ऊंची क्षमता होती है तो वह उसे बहुत नुकसान पहुंचाता है। शोर के स्रोत से ही नियंत्रण कानून की सहायता से शोर करने वाले वाहन, मोटर, ट्रक आदि पर रोक लगाकर शोर कम किया जा सकता है। वायुयान, ट्रक, मोटरसाइकिल, स्कूटर, औद्योगिक मशीनों एवं इंजनों को शोर नियंत्रण कवच से ढकना चाहिए, जिससे इन उपकरणों से कम शोर उत्पन्न हो सके। मनुष्य पर शोर का प्रभाव। शोर चाहे तीव्र हो या धीमा हो, वह समग्र निष्पादन को तब तक प्रभावित नहीं करता है जब तक कि संपादित किए जाने वाला कार्य सरल हो, जैसे संख्याओं का योग। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति अनुकूलन कर लेता है या शोर का आदी हो जाता है। दूसरा है, जिस कार्य का निष्पादन किया जा रहा है यदि वह अत्यंत रुचिकर होता है तब भी शोर की उपस्थिति में निष्पादन प्रभावित नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कार्य की प्रकृति व्यक्ति को पूरा ध्यान उसी में लगाने तथा शोर को अनसुना करने में सहायता करती है। यह भी एक प्रकार का अनुकूलन हो सकता है।
तीसरे बिंदु पर हम आते हैं। जब शोर कुछ अंतराल के बाद आता है तथा उसके संबंध में कोई भविष्य कथन नहीं किया जा सकता, तब वह निरंतर होने वाले शोर की अपेक्षा अधिक बाधाकारी प्रतीत होती है। चौथा है, एकाग्रता को तीव्र शोर भंग करता है। जिस कार्य का निष्पादन किया जा रहा है, जब वह कठिन होता है या उस पर पूर्ण एकाग्रता की आवश्यकता होती है, तब तीव्र, भविष्य कथन न करने योग्य तथा नियंत्रित न किया जा सकने वाला शोर निष्पादन स्तर को घटाता है। जब शोर को सहन करना या बंद करना व्यक्ति के नियंत्रण में होता है, तब कार्य निष्पादन में त्रुटियों में कमी आती है। अंतिम बिंदु, संवेगात्मक प्रभावों के संदर्भ में शोर यदि एक विशेष स्तर से अधिक हो तो उसके कारण चिड़चिड़ापन आता है तथा इससे नींद में गड़बड़ी भी उत्पन्न हो सकती है। यदि शोर पर नियंत्रण किया जा सकता हो या फिर वह व्यक्ति के व्यवसाय के लिए आवश्यक हो तो इन प्रभावों में कमी आती है, बल्कि अनियंत्रणीय तथा खिंचाने वाले शोर के समक्ष निरंतर उद्भाषण के कारण मानसिक स्वास्थ्य को भी क्षति पहुंच सकती है। अब आते हैं प्रदूषण पे। प्रदूषण, पर्यावरणीय प्रदूषण वायु, जल तथा भूमि प्रदूषण के रूप में हो सकती है। प्रदूषण पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को कहते हैं। इसका अर्थ है हवा, पानी, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना, जिसका सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान द्वारा अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते हैं। यहाँ देखिए कि प्रदूषण किस तरह से होता है, किस तरह से नुकसानदायक है। गंदे पानी का बहाव हो रहा है खेतों की ओर। यहाँ नदियों में, झीलों में गंदी चीजों को प्रवाहित किया जा रहा है। यह भी हम देख सकते हैं कि एक नदी है, उसमें जितनी गंदी चीजें हैं उन चीजों को प्रवाहित किया जा रहा है। इनसे पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न होता है। यहाँ देखिए वायु प्रदूषण के रूप में चिमनियों से धुआं निकलकर हवा में फैल रहा है, गाड़ी से धुआं निकलकर, ये ज्वालामुखी के फटने से जो निकल रहा है, ये स्मोकिंग का धुआं, ये सभी चीजें मिलकर वायु प्रदूषण का कारण बनती है। इसके अलावा हम मिट्टी के प्रदूषण में भी देख सकते हैं कि ये जो रसायन का छिड़काव होता है या फिर जो कूड़ा करकट के जमा होने से भी मिट्टी प्रदूषित होती है। साथ ही अगर अगल बगल कोई ऐसी इंडस्ट्री है, उद्योग है जिससे कि कचरा निकलता है तो वह भी मिट्टी की निचली सतह को प्रदूषित करता है। प्रदूषण का प्रभाव, प्रदूषण का सबसे जो एक प्रभाव है वो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए खतरा होता है। यह तंत्रिका तंत्र पर भी बुरा प्रभाव डालता है। यह अस्वस्थ संवेगिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करता है। इससे कार्यशीलता में कमी आती है, कुशलता में कमी आती है, कार्य अभिरुचि में कमी आती है। यह श्वसन तंत्र में विकार पैदा करता है और मानसिक विकास पर भी बुरा असर डालता है। अब हम आते हैं भीड़ पर। भीड़ व्यक्तियों के अनौपचारिक समूह होते हैं और जो अस्थायी रूप से किसी विशिष्ट लक्ष्य या उद्देश्य के बिना ही एक साथ एकत्रित होते हैं। इनके प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया ही भीड़ कहलाती है। जब यह संख्या एक निश्चित स्तर से अधिक हो जाती है, तब इसके कारण वह व्यक्ति जो इस स्थिति में फंस गया है, दबाव का अनुभव करता है। इस अर्थ में भीड़ भी एक पर्यावरणीय दबाव कारक का उदाहरण है। देखिए कि भीड़ से क्या क्या चीजें हो सकती है, किन किन वजहों से भीड़ इकट्ठी हो जाती है। जब लोगों की एक जैसी आशा होती है, एक जैसा संवेग होता है, किसी चीज में देरी से, नियंत्रण की कमी से, हमारे पास चुनाव की कमी से, इसके अलावा दूसरों के व्यवहार जो नुकसान पहुंचाते हैं, पर्यावरण अगर कोई प्राकृतिक रूप से निर्मित है, सूचना और संप्रेषण के अभाव के कारण भीड़ इकट्ठी होने लगती है। भीड़ के अनुभव, भीड़ अस्वस्थता की भावना उत्पन्न करता है। इससे वैयक्तिक स्वतंत्रता में कमी आती है।
व्यक्ति का अपने आसपास के परिवेश के संबंध में निषेधात्मक दृष्टिकोण बनता चला जाता है। सामाजिक अंतःक्रिया पर नियंत्रण के अभाव की भावना हो जाती है। भीड़ की अनुभूति केवल बड़ी संख्या में जनसमुदाय ही नहीं, स्थान या केवल स्थानाभाव से नहीं होती, यह घनत्व से भी संबंधित होती है कि किसी उपलब्ध स्थान में व्यक्तियों की संख्या कितनी है। किसी उपलब्ध स्थान में व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। यहाँ देखिए कि एक छोटे से जगह में कितने लोग हैं, यानी कि जो हमारे पास जितनी जगह उपलब्ध है उसमें कितनी जनसंख्या है, कितने लोग हैं, वह घनत्व कहलाता है। भीड़ के दबावपूर्ण प्रभाव होते हैं। भीड़ तथा अधिक घनत्व के परिणाम स्वरूप असामान्य व्यवहार तथा आक्रामकता उत्पन्न हो सकती है। यह आक्रामक व्यवहार इस सीमा तक बढ़ जाता है कि कभी-कभी हिंसात्मक स्वरूप भी धारण कर लेता है। भीड़ के फलस्वरूप उन कठिन कार्यों का जिनमें संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं निहित होती है, निष्पादन निम्न स्तर का हो जाता है तथा स्मृति और संवेगात्मक दशा पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये निषेधात्मक प्रभाव उन व्यक्तियों में अल्प मात्रा में दिखते हैं जो भीड़ के परिवेश के आदी होते हैं। फिर आते हैं तीसरे नंबर पे, वे बच्चे जो अत्यधिक भीड़ वाले घरों में बड़े होते हैं, उनका शैक्षिक निष्पादन प्रभावित होता है। वो थोड़े दुर्बल भी होते हैं। वो अपने माता पिता के साथ भी हमेशा क्लेश या द्वंद्व का अनुभव करते हैं। उन्हें पारिवारिक सहायता भी कम प्राप्त होती है। फिर आते हैं सामाजिक अंतःक्रिया की प्रकृति पर। सामाजिक अंतःक्रिया की प्रकृति भी यह निर्धारित करती है कि व्यक्ति भीड़ के प्रति किस सीमा तक प्रतिक्रिया करेगा। उदाहरण के लिए हम इसे इस तरह ले लें कि अगर कोई सार्वजनिक समारोह है तो उस भौतिक स्थान में बड़ी संख्या में अनेक लोगों की उपस्थिति कोई भी दबाव उत्पन्न न करे, बल्कि उसके फलस्वरूप सकारात्मक सामवेगिक प्रतिक्रियाएं हो। इसके साथ ही भीड़ भी सामाजिक अंतःक्रिया की प्रकृति को प्रभावित करती है। अब हम आते हैं अंतिम बिंदु पर। व्यक्ति भीड़ के प्रति जो निषेधात्मक प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, उनकी मात्रा में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है तथा उनकी प्रतिक्रियाओं की प्रकृति में भी भेद होता है। इन व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझाने के लिए दो प्रकार की सहिष्णुता का उल्लेख किया जा सकता है, भीड़ सहिष्णुता और प्रतिस्पर्धा सहिष्णुता। भीड़ सहिष्णुता अधिक घनत्व या भीड़ वाले पर्यावरण के साथ मानसिक रूप से संयोजन करने की योग्यता को संदर्भित करती है। जैसे घर के भीतर भीड़, जो लोग ऐसे पर्यावरण के आदी होते हैं जिसमें अनेक व्यक्ति उनके चारों ओर रहते हैं, जैसे संयुक्त परिवार। दूसरा है प्रतिस्पर्धा सहिष्णुता। यह योग्यता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति उस स्थिति को भी सह लेता है जिसमें उसे मूल संसाधनों, यहाँ तक कि भौतिक स्थान के लिए भी अनेक व्यक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होती है। भीड़ में इसकी संभावना अधिक होती है। देखिए कि किस तरह से लोगों ने एडजस्ट कर लिया है। यह भी एक उदाहरण है कि यहाँ पे इतनी ही जगह थी, उसमें देखिए और लोग भी आ गए हैं और चिड़िया भी आ गई है। यह भीड़ प्रतिस्पर्धा सहिष्णुता को दर्शाता है कि अभी इस वृक्ष पर केवल पीली चिड़िया ही जगह बना रही थी। इसके बाद एक ये लाल चिड़िया भी आती है, वह भी अपनी जगह यहाँ बनाना चाहती है, जबकि सीमित स्थान है, बैठने के सीमित स्थान ही है। तो इन दोनों प्रकार की चिड़िया में यहाँ प्रतिस्पर्धा हो रही है और अंततः लाल चिड़िया ने प्रतिस्पर्धा में अपनी जगह बना ली और जो कुछ कुछ जगहों पर पीली चिड़िया ने भी अपनी जगह बना ली है। तो यह प्रतिस्पर्धा सहिष्णुता की का एक उदाहरण है। इसके पहले ये जो उदाहरण हमने दिखाया था, ये भीड़ सहिष्णुता की भावना को उजागर करता है कि लोग कितनी भी अधिक मात्रा में हैं, लेकिन वो शांतचित्त होकर किसी चीज में संलग्न हैं, बैठे हुए हैं। सांस्कृतिक विशेषताओं द्वारा विशिष्ट पर्यावरण पर प्रभाव। इसका क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसे हम देखें। व्यक्तिगत स्थान, यानी कि
व्यक्तिगत स्थान या वह सुविधाजनक भौतिक स्थान जिसे व्यक्ति अपने आसपास बनाए रखना चाहता है अधिक घनत्व वाले पर्यावरण से प्रभावित होता है। भीड़ में व्यक्तिगत स्थान प्रतिबंधित हो जाता है तथा यह भी भीड़ के प्रति निषेधात्मक प्रतिक्रियाओं का कारण हो सकता है। इसके बाद है अंतरवैयक्तिक भौतिक दूरी। यहाँ एक एडवर्ड हल द्वारा प्रस्तावित दूरी को हम ध्यान में रखेंगे कि किस तरह से दूरियां होती है। व्यक्तिगत दूरी, सामाजिक दूरी, सार्वजनिक दूरी और अंतरंग दूरी। अब इस दूरी को देखिए, थोड़ा ध्यान देंगे इन चीजों पर, ये समझने की चीज है। मैं यहाँ फिर से देखती हूँ कि सबसे पहला है अंतरंग दूरी। ये एक व्यक्ति है, यहां से यहां तक के बीच यानी 18 इंच तक के बीच जो कोई आता है, जब हम किसी से इतनी दूरी बनाकर रखते हैं तो हम कहते हैं कि यह अंतरंग दूरी है। फिर 18 से इंच से 4 फुट तक की दूरी को हम कहते हैं कि यह व्यक्तिगत दूरी है। जब आप किसी घनिष्ठ मित्र या संबंधी के साथ अंतरक्रिया करते हैं या कार्यस्थान या दूसरे सामाजिक स्थिति में किसी ऐसे व्यक्ति से अकेले में बात करते हैं जो आपका बहुत अंतरंग नहीं हो, इस दूरी में आपका घनिष्ठ मित्र या संबंधी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं। फिर आता है 4 फुट से 12 फुट तक की दूरी या 10 फुट तक की दूरी। यहाँ 12 दिया हुआ है लेकिन आपकी किताब में 10 दिया हुआ है। चलिए हम ये मान के चलते हैं 4 से 10 फुट की ही दूरी है। तो यह सामाजिक दूरी के रूप में इसे दर्शाया गया है। यह दूरी हम तब बनाते हैं जब हम औपचारिक होते हैं, यानी कि जिससे हम बहुत घनिष्ठ नहीं है, अंतरंग नहीं है, तब यह दूरी बनती है। उसके बाद है यह 10 फीट से अनंत तक की दूरी। यहाँ दिया गया है 12 फीट, लेकिन हम चलिए 10 फीट मानकर चलते हैं कि वहां से अनंत दूरी तक। यह वह दूरी है जो आप औपचारिक स्थिति में, जहां बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हो, बनाकर रखते हैं। जैसे अगर हम कहीं वक्ता हैं तो श्रोताओं से हमारी दूरी इतनी होगी। यहाँ भी देखिए वही चीज है कि यह अंतरंग दूरी का क्षेत्र है, फिर उसके बाद ये व्यक्तिगत दूरी का क्षेत्र है, ये फिर सामाजिक दूरी का क्षेत्र है, और यह सार्वजनिक दूरी का दर्शा रहा है। अब हम प्रश्नों पर आ गए हैं, तो इन प्रश्नों के जोड़े मिलाएं। निम्न में से कौन सा तत्व भीड़ से होने वाले अनुभवों में शामिल नहीं है? कार्य निष्पादन पर शोर के प्रभाव को कौन सी विशेषताएं निर्धारित नहीं करती? तो ये थी मनोविज्ञान एवं जीवन अध्याय का दूसरे भाग की प्रस्तुति, और हम तीसरे भाग को भी बस तुरंत लेकर आते हैं।